हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीइंग स्कॉलर और मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त मोहित अविचल तिवारी। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पिछले लेक्चर का कंटिन्यूएशन। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि कितने तरह की लिस्ट होती हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। इसके बारे में आपको बता दिया था। इनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं वो भी बता दिया था कि आपको ये मैंने अच्छे से बताया था कि इसमें वही सारी चीज़ें आएंगी जो यूनियन के मैटर की यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के मैटर की है। इसमें स्टेट से रिलेटेड चीज़ें और जो कॉमन इंटरेस्ट की चीज़ें होंगी उसको हम कहाँ डालेंगे, कंकरेंट लिस्ट में। कौन इसके लिए रूल बनाएगा, कैसे रूल बनाएगा, वो भी यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया था। चलिए, तो आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अब एक बात आती है, एक टॉपिक है छोटा सा, प्रैक्टिसिंग फेडरलिज्म। कि फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करना क्या इतना आसान है? क्या हर एक कंट्री जो है वो फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कर पाती है? तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि जिस कंट्री में पावर की शेयरिंग होती है वही कंट्री फेडरल कंट्री कहलाती है। लेकिन मान लो ऐसी कोई कंट्री है जहां पावर की शेयरिंग हो रही है। मैप का लोअर पोर्शन मैंने बनाया, आप समझ सकते हो कि मैप किसका होगा, इंडिया का होगा। तो आपको पता है कि हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं, ठीक, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं। अब किसी कंट्री में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की, जो डेमोक्रेसी है ना, हम डेमोक्रेसी हैं, ठीक है, तो किसी भी कंट्री में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो वहाँ पे चल रहा है, उस डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का जो नेचर है ना, उस पर डिपेंड करता है ये फेडरलिज्म सक्सेस होगा या नहीं होगा। तो एक सिंपल सी बस एक लाइन लिखवाऊंगा, उसको ध्यान में रखना। वो पूरा फॉर्मूला है फेडरलिज्म का, है ना, वो फेडरलिज्म का फॉर्मूला है। क्योंकि आप तो जानते हो कि फेडरलिज्म प्रैक्टिस करने का मतलब क्या हुआ कि कंट्री में पावर की शेयरिंग होनी चाहिए। तो ये पावर की शेयरिंग हो और फेडरलिज्म सक्सेसफुल कब कहलाएगा? तो बेटा जी, फेडरलिज्म सक्सेसफुल आपका तभी कहलाएगा जब किसी कंट्री के डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, फेडरलिज्म के लायक होगा। जैसे अपने यहाँ क्या नेचर है, हम भले ही अलग अलग स्टेट्स में बटे हुए हैं बेटा जी, लेकिन क्या है, हर स्टेट की एक स्टेट गवर्नमेंट है। इन पूरे के ऊपर आपको पता है हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, और इनमें भी क्या है कि लोकल गवर्नमेंट बटी हुई है हर एक स्टेट में। तो लोकल गवर्नमेंट रिपोर्ट करती है स्टेट को और स्टेट रिपोर्ट करती है यूनियन गवर्नमेंट को। तो ये हमारा जो नेचर है, जो नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, वो कैसा है, फेडरल है। तो एक लाइन ध्यान में रखना, मैं लिख दे रहा हूँ। हाँ जी बेटा, तो ये कहा जा रहा है कि द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। तो ये मैंने ऊपर बताया है कि जैसा भी अपने कंट्री में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का नेचर होगा, नेचर इन द सेंस कि पावर की शेयरिंग सही से हो रही है, नहीं हो रही है, क्या हम बस कहने को डेमोक्रेसी तो नहीं है ना, जैसे चाइना वगैरह हो गया, वहाँ एक ही पार्टी रूल करती है, तो कैसी डेमोक्रेसी है वो। तो अपने यहाँ का नेचर जितना बेटर होगा, फेडरलिज्म उतने अच्छे से परफॉर्म हो पाएगा। तो ये एक छोटा सा टॉपिक नहीं कहेंगे, एक छोटा सा पॉइंट था जो मुझे लगा कि आपके साथ डिस्कस करना चाहिए, तो मैंने डिस्कस कर लिया। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक पे, जो है लिंग्विस्टिक स्टेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा टॉपिक निकल के आता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया और बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, वो है लिंग्विस्टिक स्टेट। तो बेटा जी, जब भी ये लिंग्विस्टिक वर्ड लाइफ में कभी भी सुनना ना, तो समझ जाना कि ये लिंग्विस्टिक जो वर्ड है ये क्या है, ये लैंग्वेज से रिलेटेड है ना, लैंग्वेज रिलेटेड। ओके फाइन। तो लैंग्वेज रिलेटेड चीज़ें जो होगी उसी को हम कहते हैं लिंग्विस्टिक। ये एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा लैंग्वेज से रिलेटेड होता है। तो लिंग्विस्टिक स्टेट कहने का मतलब है कि वैसे स्टेट्स जो बने हैं किस बेस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे। तो आप सोच रहे होंगे कि सर स्टेट्स लैंग्वेज के बेसिस पे, तो भाई अपने यहाँ एग्जांपल है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि उड़ीसा, उड़ीसा में बेटा जी कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, उड़िया बोली जाती है, ठीक है। उसके बाद और कौन सा है, कैसे बताऊँ, जम्मू एंड कश्मीर की बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में क्या होता है, ये जो रीजन है यहाँ पे बेसिकली लोग या तो उर्दू बोलते हैं या तो पश्तो बोलते हैं। पश्तो भी वहाँ की लैंग्वेज है या तो उर्दू बोलते हैं या तो पश्तो बोलते हैं। जम्मू कश्मीर के अलावा बंगाल की बात करते हैं, अभी खेला हुआ है ना बंगाल में, तो बंगाल में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, बंगाली बोली जाती है। अब तमिलनाडु में चल लो, तमिल
नाडु। तमिलनाडु में कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? तमिल बोलते हैं। अगर हम अपने आंध्र प्रदेश में चलते हैं तो आपको ही पता है कि आंध्र प्रदेश की लैंग्वेज क्या है? तेलुगु है। तो ये सब ऐसे मेन स्टेट्स हैं जो कि लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइडेड है। ये मेनली पार्टिकुलर वही स्टेट्स हैं बेटा जिनके यहाँ पे एक स्पेसिफिक लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बोली जाती है। अब आप बिहार की बात अगर मैं करूँ तो बिहार में क्या है? बिहार में भोजपुरी। तो बेटा जी भोजपुरी बस एक डायलेक्ट है, बिहार में और भी कई तरह की लैंग्वेजेज बोली जाती हैं। तो ये हम इसको बिहार को इसमें शामिल नहीं करेंगे। राजस्थान में भी मारवाड़ी अगर मैं बोलूँ तो मारवाड़ी को शामिल करोगे नहीं, क्योंकि राजस्थान में मारवाड़ी के अलावा और भी बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है और मेन जो कम्युनिकेशन की लैंग्वेज होती है वो तो हिंदी होती है ना आपकी। बट इन स्टेट्स में क्या है कि कम्युनिकेशन की जो लैंग्वेज है वो अलग है। तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स बेसिकली वैसे स्टेट्स होते हैं जो लैंग्वेज के बेसिस पे बने होते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज डन टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव इन द सेम स्टेट। तो लिंग्विस्टिक स्टेट को बनाने के पीछे का मेन रीज़न क्या था कि वैसे लोग जो एक ही तरह का लैंग्वेज बोल रहे हों वो एक ही स्टेट में रहें। अब आप इमेजिन करो कि जैसे कि मान लो कि राजस्थान बड़ा फेवरेट है मेरा, तो मैं राजस्थान हर एग्जाम्पल में ही लाता हूँ। मान लो राजस्थान में कोई इंसान रह रहा है, 10 लोग रह रहे हैं, वहाँ के लोकल लोग वहाँ की रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मारवाड़ी, वहाँ के लोग मारवाड़ी बोल रहे हैं, ठीक है। कुछ वहाँ ऐसे लोग बसे हुए हैं जिन्हें सिर्फ हिंदी बोलनी आती है, और कुछ अंग्रेज लोग वहाँ बस गए, जैसे पुष्कर वगैरह घूमने आते हैं ना, वहाँ बस गए। तो ये एक पुराने समय की बात में लेके चल रहा हूँ आपको, ठीक है। तो R = H/M × E। अरे वाह, मैथमेटिकल फार्मूला बन गया। खैर ऐसा नहीं है। तो राजस्थान में कुछ परसेंटेज लोग मारवाड़ी लोगों का है, कुछ परसेंटेज हिंदी बोलने वालों का और कुछ परसेंटेज इंग्लिश बोलने वालों का। अब भाई मारवाड़ी जो लोग हैं उनमें से कुछ लोग किसी दूसरे स्टेट में भी, जैसे हरियाणा में या फिर दिल्ली में जाके बस गए हैं। तो दिल्ली और हरियाणा में बसे हुए मारवाड़ी लोगों को वहाँ के रीजनल लोगों से कम्युनिकेट करने में दिक्कत होगी, और राजस्थान में बसे हुए इंग्लिश और हिंदी बोलने वाले लोगों को, मतलब वैसे लोग जिन्हें मारवाड़ी नहीं आती है, उन्हें यहाँ पे दिक्कत होती होगी। तो ये लोग चाहते होंगे यार हम ऐसी जगह पे रहें जहाँ पे सिर्फ कॉमन हिंदी बोलने वाले लोग रहें कि हमारा कम्युनिकेशन आसान हो जाए। इंग्लिश वाले क्या चाहते होंगे कि हम ऐसी जगह पे रहें जहाँ पे हमारा इंग्लिश बोलने वाले लोग रहें, हमारा कम्युनिकेशन आसान हो जाए। और ये हरियाणा और दिल्ली में रहने वाले मारवाड़ी लोग क्या चाहते होंगे कि भाई साहब हमें अपने मारवाड़ी भाइयों के साथ कर दो। यहाँ नीड पैदा हो गई ना, किस चीज़ की नीड पैदा हो गई? लिंग्विस्टिक स्टेट की। ये लिंग्विस्टिक स्टेट की नीड पैदा हो गई क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोग रह रहे थे जिनकी लैंग्वेज क्या थी? एक की X, एक की Y, एक की B, एक की X। तो ये X और X वाले चाहेंगे कि ऐसी जगह बन जाए जहाँ सिर्फ X वाले रहें, Y वाले चाहेंगे कि एक ऐसा राज्य बन जाए जहाँ सिर्फ Y वाले रहें, B वाले चाहेंगे एक ऐसी जगह बन जाए जहाँ सिर्फ B वाले रहें। तो अलग अगर किसी एक पार्टिकुलर लैंग्वेज को बोलने वाले लोगों की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है और उन लोगों को एक साथ रख के एक राज्य बनाया जा सकता है, तो वैसे स्टेट्स को हम क्या बोलते हैं? लिंग्विस्टिक स्टेट। जैसे पीछे मैंने उड़ीसा का एग्जांपल दिया, तमिलनाडु का एग्जांपल दिया, आंध्र प्रदेश का एग्जांपल दिया। तो बेटा ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। लिंग्विस्टिक स्टेट का मतलब बस यही समझना है, वैसा स्टेट जो लैंग्वेज के बेसिस पे बना हो, यानी कि एक तरह के लैंग्वेज बोलने वाले ढेर सारे लोग जिस स्टेट में रहते हों, वो कैसा स्टेट है? लिंग्विस्टिक स्टेट है। अब एक एग्जाम्पल बताता हूँ। तो ये 15 नवंबर 2000 एक ऐसी डेट है जिस दिन बिहार से कट के अलग हो गया था झारखंड। झारखंड का नाम आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से सुना ही होगा। झारखंड के कैपिटल है रांची और वहाँ के हैं अपने माई भाई मतलब महेंद्र सिंह धोनी। तो झारखंड 15 नवंबर 2000 को बिहार से कट के अलग हो गया। तो ये अलग होने का बेसिस क्या था? इसके लिए आपको सेकंड पॉइंट देखना होगा। सम स्टेट्स वर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, जियोग्राफी और एथनिसिटी। एग्जाम्पल नागालैंड, झारखंड, उत्तराखंड एक्सेट्रा। यहाँ यूके को यूनाइटेड किंगडम मत समझ लेना, जगह कम थी इसलिए मैंने उत्तराखंड लिखा है। तो बेटा जी कुछ ऐसे स्टेट्स होते हैं जो वहाँ के कल्चर, जियोग्राफी और एथनिसिटी मतलब होता है जातीयता। मतलब एक जाति के लोग एक से ज़्यादा अगर हों तो एथनिसिटी का मतलब होता है जातीयता। तो कुछ ऐसे स्टेट हैं जो कि कल्चर के नाम पे बढ़ गए, कुछ जियोग्राफी के नाम पे बढ़ गए और कुछ एथनिसिटी के नाम पे बढ़ गए। अब मैं आपको ये झारखंड, उत्तराखंड और नागालैंड का एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। तो बेटा इस वीडियो को करते हैं यही समाप्त। इसके आगे की डिटेल लेके मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार और कीप लर्निंग।